गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। प्रश्न नंबर 1, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक एवं आइसोकाइनेटिक व्यायामों के बारे में आप क्या जानते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम वे व्यायाम होते हैं जिसमें खिलाड़ी की गतिविधियां नज़र नहीं आती, या हम ऐसे कह सकते हैं ये वे व्यायाम होते हैं जिसमें खिलाड़ी द्वारा किया गया व्यायाम या कार्य नज़र नहीं आता। उदाहरण नंबर 1, बंद दरवाजे को धकेलना, पीठ से दीवार को दबाना, डेस्क को हाथ, उंगली, पैर या पंजे से दबाना। नंबर 2, आइसोटोनिक व्यायाम। ऐसे व्यायामों में खिलाड़ी की गतिविधियां साफ साफ दिखाई देती हैं या स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इन व्यायामों का उद्देश्य मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना होता है। इसमें मांसपेशियों में लचक आती है। नंबर 1, हल्के भार के व्यायाम करना। नंबर 2, हल्का बोझ उठाना, झूला झूलना, बाल्टी उठाना इत्यादि। नंबर 3, आइसोकाइनेटिक व्यायाम। यह अत्याधुनिक व्यायाम है जिसमें हमें पहले आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों प्रकार के व्यायाम का लाभ मिल जाता है। इसमें हम अपने शरीर को गरमा भी सकते हैं, जैसे बर्फ़ पर स्केटिंग करना, भार ढोना, चिन-अप करना, रोलर धकेलना, रस्सी पर चलना। सहनशीलता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रशिक्षण विधियों का ब्यौरा दें। नंबर 1, निरंतर प्रशिक्षण विधि। यह विधि सहनशीलता को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस तरीके में व्यायाम लंबी अवधि तक बिना रुके, अर्थात निरंतर का अर्थ ही है लगातार व्यायाम किए जाते हैं। इसमें व्यायाम की अवधि 30 मिनट की होनी बहुत जरूरी है। इस विधि से हृदय और फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। अर्ध अंतराल प्रशिक्षण विधि। एथलेटिक कोच बकीला की यह विधि प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि का प्रयोग गति तथा सहनशीलता के विकास के लिए होता है। नंबर 3, फोर्ट लेग प्रशिक्षण विधि। इस विधि में दौड़ के साथ साथ कई अन्य व्यायाम भी शामिल हैं। यह प्रशिक्षण खिलाड़ी की आयु, क्षमता आदि को देखकर दिया जाता है, जैसे भागते भागते जमीन से कोई वस्तु उठाना आदि, बैठक लगाना, एक टांग से दौड़ना, दोनों टांगों से कूद लगाना, हाथ ऊपर करके भागना आदि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 3, 2010 से लेकर 2020 तक लगातार 10 वर्ष तक धूम मचा चुका है, इसलिए पहले पाठ में इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया था। दूसरे पाठ का यह सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लें। गति को प्रशिक्षण विधि से कैसे विकसित किया जा सकता है। आपसे गति वह योग्यता या क्षमता है जिसके द्वारा एक ही प्रकार की गतिविधि को बार बार तीव्र गति से किया जाता है। वास्तव में किसी क्रिया को अधिक से अधिक तेज गति के साथ करने की योग्यता को गति कहा जाता है। सभी खेलों में गति का प्रयोग किया जाता है। त्वरण दौड़ें कुछ अंतराल के बाद बार बार दौड़ी जाती हैं। इनकी दूरी केवल 20 से 40 मीटर के बीच की होती है। इन दौड़ों से पहले उचित गरमाना बहुत जरूरी है। प्रत्येक त्वरण दौड़ के बाद विश्राम करना भी बहुत जरूरी है ताकि खिलाड़ी अगली दौड़ बिना किसी थकावट के लगा सके। नंबर 2, पेस दौड़ें। एक दौड़ की पूरी दूरी को एक निश्चित गति से दौड़ना पेस दौड़ कहलाती है। इन दौड़ों में एक खिलाड़ी दौड़ को समान रूप से दौड़ता है। 800 मीटर या इससे अधिक मीटर की दौड़ें पेस दौड़ों में शामिल होती हैं। यानी कि पेस दौड़ का अर्थ है लंबी दूरी की दौड़ें और त्वरण दौड़ का अर्थ है छोटी दूरी की दौड़ें। या निरंतर प्रशिक्षण विधि से हमारा क्या अभिप्राय है, इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। इस विधि से इच्छा शक्ति दृढ़ व मजबूत हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से खिलाड़ी दृढ़ निश्चयी बन जाता है। इससे व्यक्ति में आत्म संयम, आत्म अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। निरंतर प्रशिक्षण विधि के लाभ, महत्व व उपयोगिता तीनों का अर्थ एक ही होता है। इस विधि से व्यायाम करने से मांसपेशियों तथा जिगर में
ग्लाइकोजिन बढ़ जाता है। नंबर 2, इससे हृदय तथा फेफड़ों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाती है। नंबर 3, इससे इच्छा शक्ति मजबूत हो जाती है तथा थकावट की दशा में लगातार काम करने से खिलाड़ी दृढ़ निश्चयी बन जाता है। नंबर 4, इस विधि से अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए व्यायाम की सघनता को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, इससे खिलाड़ी में आत्म संयम, आत्म अनुशासन व आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। या फोर्टलेग प्रशिक्षण विधि से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है? इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। फोर्टलेग स्वीडिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले, अर्थात तेज गति से खेलना, फास्ट। इस प्रकार का प्रशिक्षण खिलाड़ी खेल के मैदान में या जिम्नेजियम में नहीं करता। यह प्रशिक्षण घास के मैदान, पहाड़ों, रेतीली जमीन, जंगल आदि में करवाया जाता है। इस विधि में खिलाड़ी धीमी गति से दौड़ शुरू करता है तथा उसको पगों में फेरबदल करने की छूट होती है। इस दौड़ में केवल निश्चित समय में दौड़ समाप्त करने तथा बीच बीच में तेज गति की दौड़ दौड़ने पर जोर दिया जाता है। इस दौड़ के साथ खिलाड़ी अपनी इच्छा से कोई भी व्यायाम जोड़ सकता है या कम कर सकता है। फोर्टलेग प्रशिक्षण विधि के लाभ, महत्व व उपयोगिता इस प्रकार है। नंबर 1, खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार गति तथा अन्य व्यायाम में फेरबदल कर सकता है। नंबर 2, इससे थकान का अनुभव नहीं होता क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि शामिल होती है। नंबर 3, इस विधि में समय पर विशेष बल दिया जाता है। नंबर 4, इस विधि में चहुमुखी विकास यानी कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, सभी दिशाओं में विकास होता है बच्चे का। नंबर 5, शरीर प्रत्येक कठोर व्यायाम अथवा प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य हो जाता है। प्रश्न नंबर 6, मध्यांतर या अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है? खिलाड़ियों में सहनशीलता के विकास में इस विधि का प्रयोग कैसे किया जाता है? प्रसिद्ध एथलेटिक्स कोच बिकिला ने सन 1920 में इस प्रशिक्षण विधि का आविष्कार किया था और बाद में उसे टेरिस ट्रेनिंग का नाम दिया था। अंतराल प्रशिक्षण के समय खिलाड़ी को हर बार तेज गति से कार्य करने के बाद दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए समय प्रदान किया जाता है। बिकिला की यह विधि प्रयास, पुनः शक्ति प्राप्ति, फिर प्रयास व पुनः शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि की परिभाषा व अर्थ आप आराम से समझें, ध्यान से समझें। पूरी गति व बल से एक चक्कर ट्रैक का लगातार, दूसरा चक्कर धीरे धीरे दौड़कर और फिर एक चक्कर तेज गति से, फिर धीरे धीरे दौड़कर चक्कर पूरा करने को अंतराल प्रशिक्षण विधि कहते हैं। इसे तेज या धीरे दौड़ना भी कहते हैं। इस विधि में किन किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है? नंबर 1, दूरी पर। नंबर 2, बीच में अंतराल पर। नंबर 3, दौड़ों के बीच आराम का समय भी होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, तेज दौड़ों का समय। और नंबर 5, आराम पर विशेष बल दिया जाता है। ये पांचों पॉइंटों पर विशेष जोर दिया जाता है, तभी यह विधि कामयाब होती है। अंतराल प्रशिक्षण विधि के लाभ, महत्व एवं उपयोगिता का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1, यह खिलाड़ी की आवश्यकता के अनुसार बिना टीम के दबाव के चलाई जाने वाली व्यक्तिगत विधि है। नंबर 2, इस प्रशिक्षण विधि में आवश्यक आराम के क्षणों में कमी करके शक्ति, क्षमता एवं धैर्य से विकास किया जा सकता है। नंबर 3, इस विधि से खिलाड़ी अपनी प्रगति का खुद ही अनुमान लगा सकता है। नंबर 4, इस विधि से नाड़ी की धड़कन को स्थिर बनाकर शीघ्र एकात्मक क्षमता को विकसित किया जा सकता है यानी बढ़ाया जा सकता है। नंबर 5, इस विधि के द्वारा थकावट के बाद जल्दी आराम करने की पावर में वृद्धि की जा सकती है। गरमाने से आपका क्या अभिप्राय है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। या वार्मिंग अप से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? गरमाने का अर्थ किसी कार्य को ठीक ढंग से करने के लिए मांसपेशियों को उसके अनुरूप तैयार करना पड़ता है।
इसे मांसपेशियों का गरमाना कहते हैं। अतः गरमाने का अर्थ है शरीर को प्रतियोगिता अथवा कार्य के लिए उचित व्यवस्था में लाना। इससे अच्छे परिणाम निकलते हैं तथा शरीर को कोई आघात या नुकसान नहीं पहुंचता। शरीर को गरमाने का महत्व, लाभ या उपयोगिता इस प्रकार हैं। नंबर 1, शरीर को गरमाने से श्वसन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार सुधार हो जाता है। नंबर 2, शरीर को गरमाने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। चोट लगने की 90% संभावना कम हो जाती है। नंबर 4, गरमाने से रक्त संचार आवश्यकता अनुसार बढ़ता है तथा अधिक कार्य करने से, अधिक व्यायाम करने के अनुरूप हमारा शरीर हो जाता है। खेलने से पहले शरीर को गरमाने से फेफड़ों की सांस खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया में विकास होता है। नंबर 6, खेल प्रतियोगिता से पहले शरीर को गर्म करने से खिलाड़ी का अपने खेल मुकाबलों के प्रति मानसिक तनाव कम हो जाता है। शरीर को गरमाने की विभिन्न विधियां व क्रियाओं का वर्णन कीजिए। गरमाना, वार्मिंग अप की विभिन्न व्यायाम क्रियाओं का ब्यौरा दें। नंबर 1, तेज गति से दौड़ना या जॉगिंग करना। प्रत्येक खिलाड़ी को अपनी क्षमता और सत्र के अनुसार धीमी गति से दौड़ना या जॉगिंग करना चाहिए। नंबर 2, सिंपल एक्सरसाइज। दौड़ने के बाद आसान व्यायाम जैसे हाथ, पैर, कंधे, कमर से संबंधित होने बहुत ज़रूरी हैं। व्यायाम सरल से जटिल की ओर होने चाहिए। पहले सरल करेंगे, पहले आसान करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार व्यायामों का स्तर बढ़ाते जाएंगे। नंबर 3, स्ट्राइडिंग। स्ट्राइडिंग का अर्थ है पहले तेज दौड़कर जाना और धीरे धीरे आना। तो इस प्रकार ये क्रिया 4-5 बार करना। स्ट्राइडिंग, दौड़ते समय कदम लंबे, शरीर आगे की ओर तथा घुटने ऊपर उठाकर दौड़ना चाहिए। नंबर 4, खिंचाव वाले व्यायाम। स्ट्राइडिंग के बाद शरीर के विभिन्न अंगों के व्यायाम करने चाहिए। विंड स्प्रिंट्स, ये व्यायाम हवा के झोंकों की तरह रुक रुक कर 20-25 मीटर तीव्र गति से दौड़कर करने चाहिए। तो आइए अब हम शरीर को गरमाने की विभिन्न विधियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहाँ सारा साल बर्फ पड़ती है या मौसम खराब रहता है, वहाँ गरमाने के वैज्ञानिक साधन अपनाए जाते हैं तथा खिलाड़ी या एथलीट गरमाने के लिए आवश्यकता अनुसार कमरे में जाकर शरीर को गरमा लेते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के यंत्र भी काम में लाए जाते हैं। मालिश द्वारा शरीर को गरमाने की विधि बहुत पुरानी है। इसका भी खिलाड़ी कई बार यूज करते हैं। अधिक ठंडे स्थानों पर शरीर को गर्म पानी पीकर भी हम गरमा सकते हैं। नंबर 4, चाय या कॉफ़ी का सेवन करके भी शरीर को गरमाया जा सकता है, परंतु यह विधि वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं मानी जाती। लिम्बरिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? खिलाड़ियों के लिए लिम्बरिंग डाउन के महत्व का वर्णन करें। या कूलिंग डाउन से आप क्या समझते हैं? लिम्बरिंग या कूलिंग डाउन से तात्पर्य शरीर को व्यायाम द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। खेल मुकाबलों के दौरान शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तापमान को सामान्य अवस्था में लाने के लिए धीरे धीरे दौड़कर या चलकर ट्रैक का चक्कर लगाना चाहिए। शरीर को धीरे धीरे ठंडा करने से थकावट जल्दी दूर होती है और मांसपेशियों की मालिश भी हो जाती है। लिम्बरिंग डाउन का महत्व और आवश्यकता। किसी प्रतियोगिता या प्रशिक्षण से पहले जिस प्रकार शरीर को गरमाना जरूरी होता है, उसी प्रकार प्रतियोगिता के बाद में कूलिंग डाउन भी उतना ही जरूरी होता है। कूलिंग डाउन एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। वैसे आमतौर पर देखा जाए तो खिलाड़ी इसकी उपेक्षा करते हैं, करने में आनाकानी करते हैं, करना इस जरूरत नहीं समझते। लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन को हमें कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि इससे प्रतियोगिता में खिलाड़ी द्वारा खर्च की गई ऊर्जा वापस आ जाती है। कूलिंग डाउन या लिम्बरिंग डाउन का महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसके लाभ क्या है? नंबर 1, खेल प्रतियोगिता के दौरान शरीर का तापमान 160 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा हो जाता है।
उचित ढंग से किया गया कूलिंग डाउन शरीर का बढ़ा हुआ तापमान कम करने में सहायक होता है। खेल मुकाबलों में काफ़ी ताकत खर्च होती है जिससे शरीर थकावट और सुस्ती महसूस करता है। कूलिंग डाउन से शरीर की खोई ताकत की पूर्ति वापस हो जाती है। और खेल के दौरान तनाव होना, टेंशन होनी स्वाभाविक बात होती है। कूलिंग डाउन से दिमागी तनाव में कमी आ जाती है, लेकिन कूलिंग डाउन करने से ऑक्सीजन की पूर्ति दोबारा से हो जाती है। नंबर 6, खेलने से मांसपेशियां कट जाती हैं, लेकिन कूलिंग डाउन करने से मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। गरमाना, वार्मिंग अप के शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर प्रकाश डालिए। तो आइए पहले शरीर क्रियात्मक प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं। प्रतियोगिता से पहले शरीर को गरमाने से शरीर के तापमान में वृद्धि होती है। नंबर 2, लाल रक्ताणु में वृद्धि होती है। नंबर 3, श्वास प्रक्रिया में सुधार होता है। नंबर 4, मानसिक और मांसपेशियों का आपस में तालमेल बढ़ जाता है जिससे वो बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं। नंबर 5, मांसपेशियों का सिकुड़ना और आराम की अवस्था में भी वृद्धि होती है। आइए अब हम गरमाने के शरीर पर पड़ने वाले मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर भी चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, खेलों में मानसिक तैयारी सबसे अधिक योगदान देती है, इसलिए प्रतियोगिता से पहले शरीर को गरमाने से खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार हो जाता है। नंबर 2, भीड़ के डर का प्रभाव में कमी आ जाती है। नंबर 3, हृदय की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। कूलिंग डाउन क्या है, इसके शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभावों का वर्णन करें। कूलिंग डाउन का अर्थ। कूलिंग डाउन से हमारा तात्पर्य है शरीर को व्यायामों द्वारा आराम की हालत में वापस लाना है। कूलिंग या लिमरिंग डाउन के शरीर पर पड़ने वाले लाभदायक प्रभावों पर चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1, कूलिंग डाउन से मांसपेशियों के लचीलेपन में वृद्धि होती है। नंबर 2, कूलिंग डाउन से हृदय गति और शरीर का तापमान साधारण अवस्था में आ जाता है। नंबर 3, कूलिंग डाउन से सभी शारीरिक प्रणालियों का साधारण अवस्था में आना जिससे तनाव और थकान दूर हो जाती है। नंबर 4, कूलिंग डाउन से मानसिक तनाव कम हो जाता है। नंबर 5, कूलिंग डाउन से खेल में खर्च की गई ताकत की दोबारा से पूर्ति हो जाती है। खिलाड़ियों के लिए गरमाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। खेल से पहले शरीर को गरमाने से मांसपेशियां अर्ध तनाव में आ जाती हैं जिससे चोट लगने की संभावना कम हो जाती है। नंबर 2, गरमाने से मांसपेशियों की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है जिससे खिलाड़ी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर पाता है। नंबर 3, अच्छी तरह से शरीर को गरमाने से खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 4, शरीर में खून का संचार बढ़ जाता है जिससे शरीर अतिरिक्त कार्यभार के काबिल हो जाता है। शरीर और मांसपेशियों में तालमेल बनाए रखने के लिए गरमाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, गरमाने से फेफड़ों की सांस खींचने और छोड़ने की प्रक्रिया में विकास होता है। नंबर 7, मानसिक तनाव में कमी आती है। नंबर 8, शरीर को गरमाने से भूख अधिक लगती है और भोजन जल्दी पच जाता है।